अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरीद रईस और आप देख रहे हैं खबर से खबर। अपने इस प्रोग्राम में आज आगाज में जरा बात करेंगे कुछ पाकिस्तान में वैसे तवानाई के बहरान के हवाले से हुकूमत की जानिब से उठाए जाने वाले इकदाम पर रोजाना कोई ना कोई स्टेटमेंट जरूर सामने आता है और इस बात का दावा भी किया जाता है कि मुल्क से बिजली के बहरान के खात्मे के लिए हुकूमत तमाम तर जो वसाइल हैं वह बुरे कार ला रही है और मुल्क से तवानाई का बहरान जल्द खत्म कर दिया जाएगा। मौजूदा हुकूमत की तरफ से तो ये कहा गया है कि 3 साल के बाद या 3 साल के अंदर ही जो तवानाई बहरान है उसका खात्मा हो जाएगा। इसी तमाम तर सूरत को सामने रखते हुए जो मुतबादल तवानाई के जराए हैं उन पर भी काम करने के बहुत ज्यादा दावे भी किए गए हैं, जिनके अंदर ना सिर्फ कोयले के हवाले से, विंड एनर्जी के हवाले से, बल्कि इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की जानिब से दिसंबर 2013 में कराची में जो न्यूक्लियर प्लांट जिसके लिए चीन की जानिब से आसान शराइत पर जो कर्जे फराहम किया गया है और बताया गया है कि 6.5 बिलियन डॉलर्स की लागत से ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स तामीर होंगे, कराची में तामीर होंगे, जो कि 2117 मेगावाट बिजली पैदा कर सकेंगे, जो कि पाकिस्तान की तवानाई की जरूरत को पूरा करने के लिए एक अहम किरदार अदा करेगा। लेकिन जिसके जैसे ही ये प्रोजेक्ट का आगाज हुआ, इसका इफ्तिताह किया गया, उसके बाद से ही इस पर खदशात का इजहार भी किया जाता रहा और मुख्तलिफ शोबों की जानिब से मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद, जिसमें माहिरीन की भी एक बड़ी तादाद शामिल है, उनका यह कहना था कि कराची जैसे शहर के अंदर, कराची के साहिल पर तामीर होने वाले ये न्यूक्लियर प्लांट जो कि चीन के ताउन से तामीर किए जाएंगे, एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है जो कि इससे पहले आज तक इसका इस्तेमाल पाकिस्तान में कम से कम नहीं हुआ। दूसरी तरफ इस बात का भी खदशा जाहिर किया गया कि चीन के ताउन से जो ये न्यूक्लियर प्लांट तामीर किया जाएगा, क्या उसके लिए, उसको संभालने के लिए, उसकी देखभाल के लिए या फिर उस पर काम करने के लिए वो माहिरीन जो कि पाकिस्तान के होंगे, क्या वो उतने तरबियत याफ्ता भी होंगे। और सबसे बड़ी बात जिस खदशे का और खतरे का इजहार किया जा रहा है वो ये भी कि खुदा न खास्ता अगर मुस्तकबल में इन रिएक्टर्स की तामीर के बाद कोई नागाहानी आफत आ जाती है, अगर कोई जल्जला, कोई सुनामी आ जाता है, क्योंकि साहिली पट्टी है कराची की, अगर ऐसी सूरत हाल के अंदर इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है तो फिर इससे निपटने के लिए कराची जो कि 2 करोड़ से ज्यादा आबादी का शहर है, यहां की शहरियों की जिंदगी को महफूज बनाने के लिए क्या हिफाजती इकदाम उठाए गए हैं और क्या इन तमाम बातों को मलूज़े खातिर और मद्देनजर रखा गया है। ये वो तमाम बातें हैं जो आज अपने इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यह मंसूबा किस हद तक साजगार रहेगा और किस हद तक तवानाई की जरूरियात पूरी तो हो जाएंगी, लेकिन किस कीमत पर। इसके साथ साथ हम इस पर यह भी बात करेंगे कि जो चाइना की जानिब से जो कर्ज फराहम किया जा रहा है 6.5 बिलियन डॉलर्स के हवाले से, हुकूमत की जानिब से अब तक इस बात का तयन नहीं किया गया कि जो स्पेंडिंग्स की जा रही हैं या जो बजट के लिए जो अमाउंट इसके अंदर दिया गया है, जिसके बारे में बताया गया है कि जिसमें 27 बिलियन रुपीज या फिर 269 मिलियन डॉलर्स अब तक रिलीज किए जा चुके हैं, उनको अभी तक बजट का हिस्सा या पीएसडीपी का हिस्सा नहीं बनाया गया है। तो इस हवाले से मुस्तकबल में चीन की जानिब से जो इसकी फंडिंग हो रही है वो किस हद तक जारी रह सकेगी, या फिर ये भी जो माजी में हमने देखा कि गवादर का जो गिडानी का जो पावर मंसूबा था 6600 मेगावाट का जो बंद हो गया है, क्या कराची में तामीर होने वाला ये पावर प्लांट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसके हवाले से अमेरिका की तरफ से भी तहफुजात का इजहार किया गया कि चीन का जो एटमी ताउन है रिएक्टर्स के हवाले से, तवानाई जरूरियात को, बहरान को पूरा करने के लिए पाकिस्तान की मदद के हवाले से वो मुस्तकबल में जाके किस हद तक ख्वाब जो है वो हकीकत की शक्ल इख्तियार भी कर सकेगा या नहीं, इस सब पर बात करेंगे। और इसी के साथ साथ चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के हवाले से जो तगदौड़ जारी है, जो भाग दौड़ जारी है, ये हुमा किसके सर बैठेगा, इस पर भी हम बात करेंगे एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। बात करने के लिए इसी मौजूद पर मेरे साथ आज मौजूद हैं लाहौर से डॉक्टर परवेज जूदबाई साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इस पर आपसे जरा बात करेंगे। इसी के साथ साथ एनर्जी एक्सपर्ट होंगे हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से नईम बुखारी साहब, उनसे भी जरा जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ उनसे ये भी पूछेंगे कि जो इस वक्त जो चाइना की जानिब से इन रिएक्टर्स की तामीर के लिए जो कर्ज दिया जा रहा है, बजट का इसका हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया अब तक, और मुस्तकबल में इसके लिए फंडिंग या बजटिंग के हवाले से बीजिंग की तरफ से किस हद तक रुकावट आ सकती है। और भाई साहब मैं आपसे आगाज करूंगा, मुझे बताइएगा, काफी इस पर आपने भी लिखा है, ये एनर्जी की या तवानाई बहरान पर काबू पाने की हुकूमत की जानिब से एक कोशिश है, लेकिन इस पर इतने खदशात क्यों हैं? देखिए, सारी दुनिया में अब एटमी तवानाई को बहुत शक की नजरों से देखा जा रहा है, इसलिए कि बहुत बड़े बड़े हादसात हुए हैं। एक जो चेरनोबिल में हुआ था सन 86 में
और फिर दूसरा जो 2011 में हुआ था फुकुशिमा में, और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स उस वक्त खराब हुए थे, जो उनकी वजह से तबाही आई थी, तो उसकी वजह से आज सारी दुनिया परेशान है। जापान में जहां 55 या 56 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स थे, वो सारे के सारे बंद कर दिए गए और अब भी गालिबन वो सारे बंद हैं। इसी तरह जर्मनी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तामीर कर रहा था और न्यूक्लियर तवानाई हासिल कर रहा था, अब उसने ये फैसला किया कि अगले 4 या 5 साल के अंदर वो सारे के सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बंद कर देगा। ठीक है। तो अब दुनिया जहां में ये खदशात पैदा हुए हैं, हमें पाकिस्तान में खास तौर पर परेशान होने की बात है, इसलिए कि ये जो 2 नए पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं कराची के साहिल के ऊपर, ये एक ऐसा शहर है कि यहां से लोगों का इनखला मुमकिन नहीं। अगर खुदा न खास्ता किसी भी वजह से वहां कोई खराबी पैदा होती है, वो वजह हो सकता है कि जलजले के नतीजे में हो, सुनामी हो, या सबोटाज हो, या दहशतगर्दों ने उसके ऊपर हमला किया हो। अगर वहां पर कोई बड़ा हादसा होता है जिसके नतीजे में ताबकारी वहां से खारिज होती है, तो फिर कराची को खाली करना किसी तौर मुमकिन नहीं होगा। अच्छा, क्या तो अगर ये जिस खदशे का इजहार आप कर रहे हैं या बाकी दुनिया भर की आपने मिसाल दी कि वो तमाम न्यूक्लियर रिएक्टर से बिजली पैदा करने के तरीक़ेकार को जो है वो मतरूक अब कर रहे हैं, उसको साइड लाइन कर रहे हैं, हमने क्या इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं किया, या फिर हमने इस चीज के बारे में आगाही हमने नहीं रखी? हमने क्यों इसको एग्री कर लिया कि अगर तवानाई के बहरान पर काबू पाना है या उसमें कमी लानी है तो फिर चीन के ताउन से ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स कराची शहर में, जो कि साहिली पट्टी भी है, डेंसली पॉपुलेटेड सिटी भी है, क्यों कर ये फैसला हुआ? फिर ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। हां, बेशक आप एटमी पावर प्लांट लगाएं, लेकिन शहरों के बीच में ना लगाएं, शहरों के पास ना लगाएं, इनको 30, 40, 50 मील दूर रखें, जहां अगर किसी भी वजह से हादसा होता है तो ताबकारी से बचने की उम्मीद हो सकती है। ये एक बड़ी जरूरी बात है। और अब अमेरिका में जो नए पावर प्लांट्स अब नस्ब होंगे, अब वहां पर एक कानून बना है कि वो शहर से कम 60-70 किलोमीटर दूर होंगे। और देखिए, अमेरिका के शहर इतने बड़े नहीं है जितना बड़ा कराची है। कराची की आबादी तो 2 करोड़ से तजावुज कर गई है, और अगर यहां हमें खाली करना पड़ा तो इधर वो कयामत बर्पा होगी जो हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज और डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि इसमें बताया गया है कि जो रिएक्टर्स हैं, जो 2 रिएक्टर्स लग रही हैं, ACP 1000 रिएक्टर्स, और इनके बारे में कहा जा रहा है कि पहली बार ये यहां पर होगा। इसके बारे में तो क्या इस पर भी खदशात मौजूद हैं कि अगर ये टेक्नोलॉजी आ रही है जो चीन ने, फ्रांस ने जो इससे पहले चीन में लगाया और उसके बाद चीन ने इसको स्टडी करने के बाद पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी जो है वो आगे शिफ्ट की है, तो क्या ये भी खतरा या खदशा हो सकता है कि फर्स्ट टाइम इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें और दुरुस्त तरीके से उसको हैंडल ना किया जा सके? हाँ, न सिर्फ ये फर्स्ट टाइम है, लेकिन पहले तो ये बताया गया था कि इधर ACP 1000 के नाम से एक रिएक्टर लगाया जाएगा, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि ACP 1000 नहीं लगेगा, एक दूसरी किस्म है जो हुआलोंग 1 के नाम से है। अब इन नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि न ACP 1000 और न ही हुआलोंग 1 अब तक कहीं बना है। ये सिर्फ कंप्यूटर डिजाइन ही है इस वक्त। चीन में ये बनेगा, लेकिन अब तक बना नहीं है, उसको भी कई साल और लगेंगे, 5-6 साल और लगेंगे। जो रिएक्टर कराची में लगाया जाएगा, इसका अब तक कहीं भी दुनिया में नमूना नहीं है, और अब तक IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ये नहीं, इसको क्लियरेंस नहीं दी है। चुनाचे हमें तशवीश जरूर होती है इस बात से कि आखिर ये एक अनटेस्टेड रिएक्टर डिजाइन है जिसकी दुनिया में कहीं अब ऐसा कोई नमूना नहीं है, और ये क्यों पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के पास लगाया जा रहा है। ठीक है, ये आपका कंसर्न एक आ गया कि
एक ऐसा डिजाइन जो कि दुनिया में कहीं पे भी ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, उसका डिजाइन यहां पर लगाने की तैयारी की जा रही है और इसके लिए चीन से ताबुन लिया जा रहा है। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं, जरा नईम बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जरा ये बताइएगा, डॉक्टर हूद भाई ने तो अपने इन खदशात का इजहार किया कि एक ऐसा नमूना, एक ऐसा रिएक्टर जो कि दुनिया भर में कहीं पे भी ट्राइड नहीं है, टेस्टेड नहीं है, फर्स्ट टाइम यहां पे लगाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जरा इसके हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के ऊपर आते हैं। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए हम मुख्तलिफ ममालिक ताउन की भी पेशकश करते हैं। चीन ने जो है ये एक सॉफ्ट लोन भी हमें दिया, आसान शराइत पर लोन दिया, $6.5 बिलियन का ये लोन है। लेकिन खबर यह है कि इस लोन के हवाले से जो एक डॉक्यूमेंट शोन जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो तमाम पेपर्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक अफेयर्स के हवाले से, उसमें यह कि अब तक इसको बजट का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है, पीएसडीपी का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है। तो आप मुझे बताइएगा जरा सा कि अगर हुकूमत की तरफ से यह किया जा रहा है तो मुस्तकबिल में इसकी फंडिंग पर क्या सवालिया निशान लग सकता है? शुक्रिया फरीद। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये 14 जनवरी 2014 को ये लोन साइन हुआ था चाइना गवर्नमेंट के साथ, और वहां की चाइना की जो मिनिस्ट्रियल कमेटी थी उसने इसको अप्रूव किया था विद द कंडीशन टू बी द पार्ट ऑफ बजट, और ये डेवलपमेंट प्रोग्राम में आना था, जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है उसमें। और फॉर्चुनेटली उन्होंने अपनी तरफ से इसकी जो रिलीजेस थी 27 बिलियन रुपीस और $269 मिलियन वो रिलीज भी कर दिए हैं, और जो फर्स्ट क्वार्टर में स्पेंड भी हो चुकी हैं, और अभी तक वो आपके बजट का हिस्सा नहीं है। और दैट इज ए क्रिमिनल नेग्लिजेंस एट द पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू नॉट इंक्लूड दिस फॉरेन कंपोनेंट, जो फॉरेन आपकी ग्रांट, और ये याद रखिए ये ग्रांट नहीं है, ये सॉफ्ट लोन है जो हमने वापस करना है चाइना को। और अगर हम इसको अपने तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाते तो वो हक बजाने हैं कि हमारी फंडिंग को रोक दें। बड़े कंसेशनरी टर्म्स के ऊपर नईम साहब ये दिए गए ना, कंसर्न्स हैं, बड़े आसान उसके ऊपर दिए गए, कंसेशंस के ऊपर ये लोन दिया गया है। तो मैं आपसे पूछना यह चाहता हूं कि अगर ये हिस्सा नहीं बना तो क्यों नहीं बनाया गया इसको? क्या सोच पीछे होगी कि इसे उसका हिस्सा नहीं बनाया गया? अगेन दिस इज अ मैनेजमेंट क्राइसिस इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जैसे हम दूसरे प्रोग्रामों में या दूसरे चैनल्स पे हम डिस्कस करते हैं कि जी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक सीरियस मैनेजमेंट क्राइसिस चल रहा है टू रिजॉल्व द मैनेजमेंट इश्यूज, कि कौन से लोन को आपने कब तक बजट का हिस्सा बनाना है या नहीं बनाना। एंटीसिपेटरी अप्रूवल के ऊपर आप फॉरेन लोन्स को नहीं चला सकते। दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस, आप क्राइम के मुर्तकिब हो रहे हैं। अगर आपकी मिनिस्ट्री इस प्रोग्राम को बाकायदा तौर पर बजट का हिस्सा नहीं बनाती तो यू आर डूइंग मिस्टेक्स विद द पाकिस्तानी फाइनेंसेस, जो कि आपको सॉफ्ट लोन की सूरत में मिल रहे हैं और जिनके बंद होने का चाइना की तरफ से इजहार भी किया जा सकता है। उन्होंने इंडिया दिया है कि इसको हम जल्द से जल्द बंद कर देंगे अगर आपने इसको इमीडिएटली अपने बजट का हिस्सा नहीं बनाया। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने सुना नईम बुखारी साहब की बात भी, जो हमने इसके ऊपर एक और एलिमेंट भी, एक और एंगल भी सामने आया है कि बजट का हिस्सा ना बनने की वजह से चाइना की तरफ से या चीन की तरफ से इसकी जो फंडिंग्स हैं वो रोकी भी जा सकती हैं, अफेक्ट हो सकती हैं। अब एक बात आ गई फंडिंग की, दूसरी बात आ गई सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी इफेक्ट्स या सिक्योरिटी थ्रेट कितना है? अगर हम इसको ये समझ लें कि अल्टीमेटली ये थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लें कि ये प्रोजेक्ट बन जाता है, एनर्जी नीड्स हमारी बहुत हद तक इससे पूरी हो जाती हैं, वो कौन कौन से मेजर थ्रेट्स हैं जो कराची सिटी को इससे लाक हो सकते हैं? देखिए, कोई कुछ कह नहीं सकता कि हादसात किस किस्म के हो सकते हैं या दहशतगर्दी का क्या वाकया होगा, लेकिन हमने जरूर ये देखा है कि पाकिस्तान की फौज की तंसीबात के ऊपर बारहा हमले किए गए और कामयाब हमले किए गए। ठीक, अगर खुदा न खास्ता ये न्यूक्लियर पावर प्लांट को उसी तरह से निशाना बनाते हैं तो फिर तरह तरह की मुमकिनात सामने आती हैं। एक तो ये हो सकता है कि वो अंदर कंट्रोल रूम पर जाकर कब्जा कर लें, हो सकता है कि उनके कोई हमदर्द हम ख्याल उसके अंदर मौजूद हों और फिर वो मिलकर एक ऐसा काम करें जैसा कि चेरनोबिल में हुआ था। चेरनोबिल में अगरचे एक गलती की वजह से वो रिएक्टर खराब हुआ और उसमें धमाका हुआ और फिर उस धमाके के नतीजे में ताबकारी एक वसी इलाके में फैली, तो ऐसी मुमकिनात भी
हैं इस रिएक्टर के लिए, जो रिएक्टर्स बनने वाले हैं, अगर कोई इसके ऊपर मिसाइल दागता है तो बहुत इम्कान है कि उससे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसकी कंटेनमेंट खासी मजबूत होती है। लेकिन अगर इस तरह की तखरीब कारी होती है तो फिर उससे बचना बड़ा मुश्किल काम हो। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक मैंने लेनी है, जरा सा मैं ब्रेक ले लूं जरा सा, ब्रेक के बाद आएंगे। नईम साहब, आपसे भी इससे रेलेवेंट एक और मैं सवाल करूंगा, एंड देन आई हैव टू गो टू अनदर सेगमेंट। लेकिन उससे पहले कि हम दूसरे अपने मौजू की तरफ जाएं, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आके नईम बुखारी साहब से और डॉक्टर हूद भाई से कुछ मजीद गुफ्तगू करेंगे। स्टे ट्यून्ड। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नईम बुखारी साहब, आपसे पूछना चाहता हूं मैं कि अगर ये खदशात तमाम तरह अपनी जगह पर कायम रहे तो फिर इससे पहले जो एनर्जी के मुतबादिल जराए के हवाले से हुकूमत बात करती रही है, जो प्रोजेक्ट्स की बात करती रही है, क्या इस प्रोजेक्ट का हाल भी फिर आप माजी के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो बंद हो गए या जिनके हवाले से काम ही का आगाज ना हो सका, क्या इसको भी आप उसी तरह से ही देख रहे हैं? सर, मेरा जो अंदाजा है, जैसे हूद भाई साहब बात कर रहे थे, इसकी एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं हुई बिल्कुल, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एट रिस्क नहीं डाला जा सकता। और जब ये ग्लोबल कंपनीज इसका आके इनिशियल इंपैक्ट एनालिसिस करेंगे एनवायरमेंट का, तो उसके बाद ये प्रोजेक्ट शेल्फ हो जाएगा और इसकी जो फंडिंग है इनको ये रिप्लेस करनी पड़ेगी किसी और इस मद में, क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन के पास बिल्कुल करीब 2117 मेगावाट के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना वैसे ही एक नामुनासिब सी बात समझी जा रही है, टेक्निकली भी इसको एक्सेप्टेबल नहीं किया जा सकता। अच्छा, उसके बाद फंडिंग का इशू है, तो इनके पास बहुत सारी फॉरेन फंडिंग ऐसी पड़ी हुई है जिसको इन्होंने अभी तक किसी भी तरीके से पीएसडीपी का हिस्सा नहीं बनाया। अब जब ये पीएसडीपी का हिस्सा बनाने के काबिल नहीं होंगे या इनके पास PC1 प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स ही नहीं तैयार होंगे, तो इसके लिए स्पेंडिंग का अमल होगा। कितने ही प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसपे अभी तक ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स नहीं तैनात कर सके, तो जिसके फाइनेंशियल जो है ना ट्रांजैक्शन रेगुलेट हो और फाइनेंशियल विदड्रॉल का जो प्रोसेस है वो ठीक हो सके। आपके जो कोल पावर प्लांट्स हैं वो भी सिर्फ कागजों में मौजूद है, अभी तक कोई पावर प्लांट आपका लगा नहीं। आपके जो ये अल्टरनेटिव एनर्जी के दूसरे जराये से बनाए गए, सिर्फ एक 100 मेगावाट का चोलिस्तान में इन्होंने सोलर पे इनॉग्रेट किया है, उसको बना नहीं सके अभी तक ये। ठीक है, आपने कहा कि अभी तक इस तरह की बहुत सारी फंडिंग्स है जिनको पीएसडीपी का हिस्सा नहीं बनाया गया। वेरी लास्ट क्वेश्चन हूद भाई साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि फिर क्या होगा अगर ये तमाम तर चीजें हैं, होना क्या चाहिए और इस चीज को गवर्नमेंट को क्या दोबारा से रिविजिट करना चाहिए या फिर किसी भी कीमत पर आप समझते हैं कि हुकूमत इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगी? देखिए, मैं समझता हूं कि हमें अपने पड़ोसी ममालिक की तरफ देखने की जरूरत है। चीन और भारत, ये दोनों जिस तेजी से शमसी तवानाई और हवा से पैदा होने वाली बिजली पर अपनी रकम लगा रहे हैं, उनको देखकर हमें ऐसा ही करना चाहिए। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से हमारी बिजली की जरूरत एक तो ये कि पूरी नहीं होगी, दूसरे ये कि इसको बनते बनते कोई 7 साल तो लग ही जाएंगे। फिर उसके अलावा ये तमाम खदशात और खतरात हैं। चुनांचे हमें एक ऐसे रास्ते पर चलने की जरूरत है जो आजमाया हुआ है, जिस पर अब चीन चल रहा है, इंडिया चल रहा है, जर्मनी चल रहा है और दुनिया जहां में अब ये जो मुतबादिल जराए हैं, और मुतबादिल से मेरा मतलब ये कि सोलर फोटोवोल्टेक और हवा से पैदा होने वाली बिजली, इनके ऊपर अब हमें जोर देने की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर परवेज हूद भाई, बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ शुक्रिया अदा करूंगा नईम बुखारी साहब आपका भी, और यकीनी तौर पे जो बात कही कि अब उन जराये की जानिब हमें तवज्जो देनी होगी जो कि चल रहे हैं और जिस पर तरक्की याफ्ता ममालिक जो तरक्की की राह पर गामजन है वो इस पर तवज्जो दे रहे हैं, और उन तरीक़ाकार को, उन तरीकों को हमें छोड़ देना चाहिए जिससे तरक्की याफ्ता ममालिक भी जिस पर अब तवज्जो नहीं दे रहे हैं। एक ब्रेक हम लेंगे और बात करेंगे जरा सेनेट और डिप्टी चेयरमैन की दौड़ के हवाले से कि इसका हुमा किसके सर बैठेगा, एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा अजमल खान वजीर साहब। बहुत शुक्रिया आपका अजमल साहब। इसी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हमारे साथ मौजूद हैं फयाजुल हसन चौहान साहब। बहुत शुक्रिया आपका फयाजुल हसन साहब।
अजमल साहब, मुझे जरा ये बताइएगा, इस वक्त ये जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का मामला इस वक्त चल रहा है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों जमातें जो हैं वो इस वक्त दीगर मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून का वफ्द भी, उसने भी काफ लीग से मुलाकात की है, चौधरी शुजात साहब से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मुख्तलिफ सियासी जमातों से जो है वो राब्ते में है। ये बताइएगा इस वक्त सियासी जोड़ तोड़ क्या चल रही है और काफ लीग इस वक्त जो है वो उसका मौकिफ किस तरफ है, किस जमात को सपोर्ट करने जा रही है? देखिए फरीद रईस साहब, आज हमारी अपनी पार्टी की मीटिंग भी थी, हमारे सेनेटर साहबान भी थे, तो वहाँ पे हमसे रब्ता किया गया, हमारी पार्टी की क़यादत से रब्ता किया गया था PMLN की तरफ से। फिर हमने मशावरत करके वो लोग आए जिसमें ख्वाजा साद रफीक साहब थे और परवेज रशीद साहब थे, तो वो आए, उन्होंने बातचीत की हमारे साथ। उसमें चौधरी शुजात साहब ने एक बात बड़ी क्लियर की है, उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में चूंकि मेजॉरिटी किसी सियासी जमात के साथ वाज़ेह मेजॉरिटी नहीं है, तो इसमें चूंकि सेनेट वफाक की निशानी है और इसमें एक मैसेज जाना चाहिए और एक ऐसे बंदे को यहाँ पे चेयरमैनशिप देनी चाहिए जो इस सेनेट को चला सके, जिसमें तमाम सियासी जमातें उनके साथ चल सके। तो ये मैसेज आज चौधरी शुजात साहब ने PMLN के जो लोग आए हुए थे उसको दिया और ये कहा कि बजाय कि हम जमातों की बात करें और आप लोग अपनी वो बात करें, तो उसमें एक नाम ऐसा आना चाहिए जिस पे सारे कंसेंसस करें और जिस पे वो मसला ना हो। तो और फिर आज हमारी मुलाकात आसिफ अली जरदारी साहब से भी थी और मेरे ख्याल में शायद हो रही होगी या शायद शुरू होने वाली होगी या हो चुकी होगी। मैं तो उसमें मौजूद नहीं था, आसिफ अली जरदारी साहब, क्योंकि मैंने प्रोग्राम में आना था। तो उनके साथ भी आज मीटिंग है इसी हवाले से, सेनेट के चेयरमैनशिप के हवाले से। और हम ये समझते हैं, हमारा पार्टी का ये मौकफ है कि इस वक्त PMLN को चाहिए कि वो इस मामले में जो है ना वो ज्यादा बजाय के एक कंसेंसस से फैसला हो जाए, वो मेरे ख्याल में बेहतर होगा, अच्छा मैसेज आएगा, कौम को भी अच्छा मैसेज चला जाएगा और सारे उस पर राजी भी हो जाएंगे और तमाम छोटी बड़ी सियासी जमातें ऐसा ना माने। यानी आप कहते हैं कि हुकूमत जमात को लचक का मुजाहरा करना चाहिए। फयाजुल हसन चौहान साहब, मैं आपसे जरा पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी पहली बार सेनेटर्स आए, खान साहब ने तो कहा है कि सेनेटर्स चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए वोट पीपल्स पार्टी, ना ही पीपल्स पार्टी ना ही PMLN नहीं देंगे, लेकिन अगर कोई दूसरी जमात से आता है कोई उम्मीदवार चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए, तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट किस तरफ होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो यह है कि खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिल्कुल क्लियर किया परसों कि हम दोनों में से किसी पार्टी को भी वोट नहीं देंगे, लेकिन एक आज के हवाले से कोई स्टेटमेंट थी कि अगर नून लीग जुडिशल कमीशन बना देती है तो फिर हम सोच सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि नून लीग को चाहिए कि वो फौरी तौर पे जो पूरी कौम से वादा किया था, PTI से वादा किया था साना पेशावर के बाद, उसे चाहिए फौरी तौर पे जुडिशल कमीशन बनाए और धांधली का वो इशू के जो पिछले पौने 2 साल से पूरे पाकिस्तान के दरो दीवार और इलेक्शन कमीशन और जितनी आपकी सियासत की राहदारियाँ हैं इसमें गूंज रहा है, उसका कोई ना कोई हल जो है वो तलाश किया जाए और पब्लिक के सामने जो है वो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। फिर NA 122 के हवाले से भी जो मामलात हैं वो भी आपके सामने हैं कि अभी नादरा को जो है वो ऑर्डर किया है इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कि फौरी तौर पे थंब वेरिफिकेशन की जाए, उसकी प्रॉपर ऑडिटिंग की जाए। पहले तो उसकी सिर्फ रिकाउंटिंग हुई थी, लेकिन अब उसकी प्रॉपर जो है वो रिकाउंटिंग के हवाले से भी कहा है। तो ये बहुत से इश्यूज हैं। अगर इन सारों को पिछले पौने 2 साल की जो हिस्ट्री पूरी कौम के सामने है, अगर नून लीग अपनी जबान पे पूरा उतरती है तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो स्टैंड सेनेट के इलेक्शन के हवाले से कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देता, क्योंकि नून लीग की हिस्ट्री है, इसने हमेशा कौम को हर इशू पे हर हवाले से धोखा दिया है, चीट किया है। तो मैं नहीं समझता कि ये ठीक है। फयाज साहब आपसे मैं मजीद इस पर लेता हूं। बिल्कुल आपने जो बात की, मैं जरा इसी के लिए तज्जिया ले लेता हूं। मुख्तार मंसूर साहब मेरे साथ मौजूद है। मुख्तार साहब, मुझे जरा ये बताइएगा कि इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर आप क्या समझते हैं कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का जो ओहदा है, किसके पास ज्यादा जाने के चांसेस आपको नजर आते हैं? बहुत शुक्रिया फरीद। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें एक टाई बनी हुई है। पीपल्स पार्टी के पास 27 नशिस्तें हैं, मुस्लिम लीग नून के पास 26 नशिस्तें हैं। अब ये जो दीगर छोटी पार्टियां हैं जिनमें MQM के पास 8, मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम के पास 5, तहरीक इंसाफ के पास 6, इसी तरह से आपके ANP के पास 3,
तो ये जमातें जो है ये डिसाइसिव किरदार अदा करेंगी, ये कहाँ जाती हैं। तो मुझे महसूस ये हो रहा है, इसकी जो स्टेटिस्टिक्स आ रही है वो ये है कि गालिबन एमक्यूएम तो चूज करेगी, और शायद उसका लॉजिकली चूज करना सिंध की सियासत के हवाले से पीपल्स पार्टी के साथ जाना बनता है। मौलाना साहब भी गालिबन जो है वो जाकर पीपल्स पार्टी के साथ खड़े होना पसंद करेंगे आज की जो मौजूदा हालात है। लेकिन मौलाना साहब के बारे में कोई कब्ल वक्त कहना बात इसलिए कि बहुत ही वो घाघ सियासतदान है, बड़े ही मतलब मजे में सियासतदान है, और वो फैसला करते हैं अपने तमाम पत्तों को सही तौर पर खेलते हुए। तो उनकी वजह से जो है मामला अटका हुआ है। अब जो सुनने में आ रहा है कि हासिल बिजंजो साहब जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, उनको मुस्लिम लीग नून लाना चाह रही है, तो उससे बलूचिस्तान के अंदर जो एहसास महरूमी है वो एक तो खत्म होने का इम्कान है। और दूसरी जो बात तो सबसे उम्दा लग रही है कि उसका गालिबन शायद एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी भी जो है वो सॉफ्ट रहेगी, और गालिबन तहरीक इंसाफ भी उनके बारे में कोई एतराज नहीं कर पाएगी कि उनका बलूचिस्तान से। ठीक है वजीर साहब, आपने मुक़द्दस साहब की बात सुनी, जिस तरह से इन्होंने बात कही अपने तौर से, मुझे ये बताइएगा कि अगर बलूचिस्तान से जिस तरह से हासिल बिजंजो साहब का भी नाम लिया जा रहा है, अगर ये नाम सामने आता है, आप समझते हैं कि इससे बलूचिस्तान में बिलखुसूस जो महरूमियां हैं वो इससे खत्म हो सकेंगी? पहली बात तो यह कि फरीद रईस साहब, मेरे मालूमात के मुताबिक यासिर बिजंजो साहब का नाम जो फ्लोट हुआ है, मुझे जहां तक मेरे मालूमात है तो वो नहीं है इस मैदान में, इस वक्त नहीं है। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून की जहां तक बात है, अगर उन्होंने हारना होगा तो वो किसी ऐसे कैंडिडेट को लाएंगे जो हारने के लिए होता है, वो हमेशा ऐसे करते हैं। लेकिन अगर वो जीतने के लिए लड़ेंगे तो फिर कैंडिडेट कोई और होगा, वो हमेशा से उनका रहा। अच्छा, क्या कोई कंसेंसस डेवलप हो सका है? आपकी जमात से भी राब्ते हो रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मुख्तलिफ जमातों से राब्ते कर रही है, नून लीग भी मिल रही है, कोई ऐसे कैंडिडेट जिनके ऊपर कंसेंसस हुआ और ऐसा कैंडिडेट आ जाए जिसपे पीटीआई भी फिर उसको वोट कर सके? बिल्कुल, हमने आज भी ये बात की है, और इस बात में कि अगर कंसेंसस का कोई कैंडिडेट आ जाए और पार्टियों को एक साइड पे रखकर कोई एक ऐसी शख्सियत आ जाए जिस पे सारे मुत्तफिक हो जाए, तो ये मुझे इस चीज में लगता है कि ये एक पॉइंट है जिस पे हो सकता है। लेकिन फिर बात वही होगी कि नियत की बात होगी कि क्या नियत इस तरफ है या नहीं है। लेकिन जहां तक आपने बलूचिस्तान की बात की है, तो वो जो बिजंजो साहब के बारे में जो मेरे भाई ने तबसरा किया, मेरे मालूमात के मुताबिक मैंने जो आज सूरत हाल देखी है उसके मुताबिक वो तो मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, वो पता नहीं कहां से फ्लोट उनका नाम हुआ है, वो नहीं है। और जहां तक उनका कैंडिडेट है वो भी वो शो नहीं कर रहे हैं, PMLN वाले इस वक्त तक अपना कैंडिडेट शो नहीं कर रहे। उनका जहां तक मुझे लग रहा है वो अगर जीतने वाला कैंडिडेट होगा तो वो कोई और होगा, और अगर हारने वाला कैंडिडेट होगा तो वो, अगर जब उनको ये लगेगा कि वो हार रहा है तो वो कुछ और होगा। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा कि ये कंसेंसस से ये हो सकता है, और ये बेहतरीन एक मैसेज चला जाएगा कौम को इस वक्त, क्योंकि ये सेनेट एक वाहिद इदारा है जो चारों सूबों की यकसाई इसमें नुमाइंदगी है। तो इसमें मेरे ख्याल में कि हुकूमत को भी, PMLN को भी, और इवन पीपल्स पार्टी को भी अपने जाती लोगों से हटकर अगर वो कंसेंसस का कोई कैंडिडेट लाए तो मेरे ख्याल में कि ये मुल्क के लिए भी बेहतर होगा, सेनेट के लिए भी बेहतर। ठीक है, मैं फयाज साहब मुझे जरा आप बता दीजिएगा कि क्या ये एक बेहतर मौका नहीं होगा कि इस वक्त पीटीआई अगर एक म्यूचुअल कंसेंसस से कोई एक ऐसा उम्मीदवार आता है, उसके लिए पीटीआई भी क्या इरादा रखती है वोट करने के लिए? देखिए, पहली बात तो ये महरूमियों के हवाले से क्लियर कर दूं, ये एक बड़ी अजीब सी रवायत बनी हुई है हमारे मीडिया और हमारे सियासी कल्चर के अंदर कि बलूचिस्तान की महरूमियां दूर होंगी ओहदा देने से। आप मुझे ये बताएं कि जान मोहम्मद जमाली जो है वो डिप्टी सेनेट के चेयरमैन रहे हैं, क्या वो बलूचिस्तान से नहीं थे? क्या बलूचिस्तान के हर गवर्नर और वजीर आला बलूचिस्तान से नहीं होता? लेकिन मैं ये समझता हूं कि महज ओहदा देने से महरूमियां दूर नहीं होगी। आप वडेरे जागीरदार को या किसी सरमायादार को या किसी ऐसे फर्द को ओहदा दे दें कि जो अपनी पेट पूजा करे, आप या ना अपने खानदान की पेट पूजा करे, अपनी तिजोरियां भरे, लेकिन बलूचिस्तान की गरीब आवाम के ऊपर उसके असरात नजर ना आए, तो ओहदा देने से महरूमियां दूर नहीं होती, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि हमारा मौकफ क्लियर है, नून लीग जुडिशियल कमीशन बना दे, और इस धांधली ज़दा जो 2013 का इलेक्शन था उसकी जो है वो उसको रेक्टिफिकेशन उसकी हो जाए, आवाम के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, तो उसके बाद फिर हम जो है वो अपनी फैसला करने में, पोजीशन लेने में जो है वो ठीक है। आपने कहा जुडिशियल कमीशन की शर्त अभी भी कायम है। मुक़द्दस साहब, वेरी शॉर्ट आंसर, देन आई हैव टू टेक वेरी शॉर्ट आंसर फ्रॉम वजीर साहब। जी मुक़द्दस साहब। जी।
देखिए ये बातें तो बड़ी आइडियलिस्टिक तो है कि जी तमाम इन चीजों से नहीं होता, लेकिन रफ्ता रफ्ता देखिए जमहूरियत को जिस तरह जड़ें पकड़नी होती है, कुछ इकदाम करने होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जब मुस्लिम लीग ने फैसला कर लिया है, मैंने शुनीद की बात की है कि ये शुनीद है, और अगर ये शुनीद है तो अच्छी है अगर ये इस बात से जा रहा है, क्योंकि इससे आहिस्ता आहिस्ता चीजें बनती है। कि आप ध्यान में रखिए कि जो चेयरमैन सेनेट होता है वो सदर की गैर हाजिरी में आर्थिक तौर पर सदर के इख्तियारात इस्तेमाल करता है और सदर की जगह से बैठता है। तो मेरा नुक्ता नजर ये है कि अगर इस तरह सियासी जमातें आहिस्ता आहिस्ता और एक कंसेंसस बिल्ड कर ले तो ज्यादा बेहतर। ठीक है मुख्तार साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। वजीर साहब, मैं आपसे जरा पूछना चाहता हूँ, फाटा सेनेटर्स के हवाले से क्या मुस्तकबिल अभी आप देख रहे हैं इसका, जो इस वक्त इन पर वोटिंग नहीं हो सकी? देखिए उसमें तो फरीद रईस साहब बात बड़ी क्लियर सी है कि वो जो रात को उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया गया था वो इसलिए तो नहीं किया गया था, वो तो इसलिए किया गया था कि मुस्लिम लीग नून वाला अपना हिस्सा मांग रहे थे कि हमें भी सेनेटरशिप वहां से दी जाए, और वो बातचीत शुरू है इनके दरमियान। जो 6 लोग हैं आजाद लोग हैं वो और जो हुकूमती अरकान है वो आपस में लगे हुए हैं, और मेरे ख्याल में कि कोई मुकमुका लफ्ज मुकमुका पे कोई मसला आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में वो जो 6 लोग थे वो भी इसलिए नहीं लड़ रहे थे कि उनका वो अपने वो रिश्तेदारों की वजह से उनका प्रॉब्लम बना हुआ था, क्योंकि वो 4 रिश्तेदारों को बनाना चाहते थे। और वो जो हुकूमत ने ऑर्डिनेंस किया था वो भी फाटा के हवाले से नहीं किया था, क्योंकि फाटा के तो आईन के कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 247 के क्लॉज 3 में अगर अमेंडमेंट कर लेते जिसमें पार्लियामेंट के पास इख्तियार ही नहीं है फाटा के हवाले से कानून साजी, अगर वो वाकई इतनी सिंसियर होते तो पहले उसमें अमेंडमेंट कर लेते। लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस पास किया गया था, और मेरा ये ख्याल है कि ये वो वापस ले लेंगे, मुकमुका करके एक आध उनका ले लेंगे, 2-3 जो पहले वो जो 6 लोग हैं उनके ले लेंगे, इस तरीके से वो फिर आगे कुछ लो और कुछ दो पे बात बन जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका अजमल खान वजीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका फयाजुल हसन चौहान साहब, बहुत शुक्रिया मुक्ता मंसूर साहब। प्रोग्राम का वक्त हमारा खत्म हुआ, फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। फरीद रईस को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।